अभिनव, हाँ ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस किए थे उसमें हम लोग बात किए थे, लास्ट क्लास में सबसे पहले हम लोग बात किए थे फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है। तो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे लाइक हम लोग 2 केजी चावल को मेजर कर सकते हैं, 3 लीटर दूध को मेजर कर सकते हैं। तो ये जितने भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं, मास, उसका वॉल्यूम, उसका डेंसिटी, उसका स्पीड, या जो भी और अदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि मेजर हो सकता है, इसीलिए हम उसको फिजिकल क्वांटिटी मान रहे हैं और उसी को हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। और जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सब का अपना मैग्नीट्यूड होगा। कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगा जिसका कि मैग्नीट्यूड नहीं होगा। तो मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 2 टर्म में, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट, जो हम लोग सब लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट क्लास में यही पढ़ाई हुई थी, आप लोग देख ले सकते हैं उसको। उसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब जैसे 3 लीटर हम बोल रहे हैं तो 3 उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, लीटर उसका यूनिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, तो कहने का मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड सफिशिएंट है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे हमने डिस्कस किया था कि 2 केजी चीनी हम लेने जा रहे हैं दुकानदार से, तो हम 2 केजी चीनी किसी भी डायरेक्शन में लें कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 केजी चीनी अपने आप में एक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है जिससे हम उसको डील कर सकते हैं। जैसे 3 लीटर पेट्रोल हम लेते हैं तो हम किसी भी डायरेक्शन में अपने फ्यूल टैंक में उसको भरा सकते हैं, उसका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो हम डायरेक्शन की बात बार बार क्यों कर रहे हैं? डायरेक्शन की बात बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगला जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें डायरेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे मैंने बोला कि आप खड़े हैं, आपका एक फ्रेंड जो है इधर 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और दूसरा फ्रेंड भी इधर उसी डायरेक्शन में 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। 4 और 3 तो दोनों ऐड होकर के 7 न्यूटन हो गए। तो हम यहां लिख सकते हैं 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन इज इक्वल टू 7 न्यूटन। लेकिन आपके सेकेंड फ्रेंड ने डायरेक्शन बदल लिया, अब वो इधर 3 न्यूटन का लगा रहा है और इधर फर्स्ट फ्रेंड 4 न्यूटन का लगा रहा है। तो अब आपके बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो 1 न्यूटन का लग रहा है। तो पहले कितना था? 3 + 4 7, अभी भी है 3 + 4 7, लेकिन अब चूंकि डायरेक्शन चेंज हो गया तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? तो उसके अनुसार पहले जो हम लिख रहे थे 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन इज इक्वल टू 7 न्यूटन। अब डायरेक्शन चेंज हो गया तो भी हम उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन लिखेंगे, लेकिन यहां कितना होगा? तो 7 न्यूटन से 1 न्यूटन के होने का जो जर्नी है वो उसका बेसिक रीजन क्या था? उसके बेसिक रीजन डायरेक्शन था। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो वही है। 3 न्यूटन देख रहे हैं, 3 न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और न्यूटन उसका यूनिट हो गया। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? फोर्स की। तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कि ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैग्नीट्यूड 3 + 4 तो पहले भी था। सेकेंड केस में जब फ्रेंड इधर आ गया तो भी 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन तो था ही, लेकिन इफेक्ट बदल गया। और इफेक्ट किस लिए बदला? क्योंकि डायरेक्शन में चेंजेस आ गया। और इसीलिए यहां पर हमारे लिए एक अलग फिजिकल क्वांटिटी का डिस्कशन करने की जरूरत पड़ी, उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग वेक्टर क्यों पढ़ते हैं, क्यों हमको वेक्टर पढ़ने की जरूरत है। तो उसके लिए सिंपल एक छोटा सा लाइन है, व्हाई वेक्टर इज नीडेड इन फिजिक्स। फिजिक्स में हमको वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी? तो जैसे एक छोटा सा हम एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। वही जो हमने आपसे डिस्कस किया उसी को हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है? m है, और आपको डायरेक्शंस पता है, साइन कन्वेंशन पता है ना। इस डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और इस डायरेक्शन को क्या लेते हैं? नेगेटिव एक्स एक्सिस लेते हैं, यानी एक्स डैश रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए एक फ्रेंड है, जो मैंने अभी बताया, आपका एक फ्रेंड है जिसने इधर 4 न्यूटन का फोर्स लगाया है, ये फर्स्ट फ्रेंड है, तो F1 बताया मैंने इसको। और उधर ही एक दूसरा फ्रेंड है जिसने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया है, F2। चूंकि 3 न्यूटन छोटा होता है 4 न्यूटन से, इसलिए इस लाइन को मैंने 4 न्यूटन के लाइन से छोटा दिखाया है, ठीक है। यदि दोनों बराबर होंगे तो बराबर दिखाएंगे, और यदि सेकंड फोर्स ज्यादा होगा तो उसको ज्यादा बड़ा दिखाएंगे। ये तरीका है वेक्टर को दिखाने का, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी ध्यान से समझिए, दोनों फ्रेंड एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं
तो आपके बॉडी पर दोनों फ्रेंड एक डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो इनका जो समेशन होगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं F1 प्लस F2, और इस कितना हो जाएगा ये F1 इज इक्वल टू, यानी F1 की जगह पर कितना लिखेंगे 4 न्यूटन लिखेंगे, 4 न्यूटन होगा ना, और F2 की जगह पर 3 न्यूटन, और ऐड करके कितना आया 7 न्यूटन आया। तो इसमें ये इसको हम लोग बोलते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स, नेट फोर्स मतलब 3 और प्लस को ऐड करने से जो नेट अमाउंट बना उसको हम लोग नेट अमाउंट कहेंगे, क्योंकि नेट अमाउंट क्या है फोर्स, इसलिए नेट फोर्स कह रहे हैं उसको। ठीक है, अब आइए सेकंड पॉइंट में, बी में आते हैं। तो बी में सेम वही ऑब्जेक्ट है। अब इस केस में क्या हुआ, इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में F1 तो वही रहने दे रहे हैं, F1 बराबर 4 न्यूटन है। अब इसका F2 जो है वो इस डायरेक्शन में आ गया है 3 न्यूटन। तो यहां पर यदि हम लेंगे F1 प्लस F2, तो क्या लिखेंगे F1 4 न्यूटन, ठीक है, और प्लस 3 न्यूटन, तो यहां पर कितना आना चाहिए, तो 1 न्यूटन इस डायरेक्शन में F नेट लगेगा, और ये कितना होगा 1 न्यूटन। इसी डायरेक्शन में क्यों होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इधर ज्यादा फोर्स है उधर कम है, समझ पा रहे हैं। तो 1 न्यूटन का फोर्स यहां पर आया, यहां पर 3 प्लस 4 7 था, यहां पर 4 प्लस 3 1 हो गया। अब डायरेक्शन चेंज होने के कारण हुआ। अब हम आते हैं सी में। सी में ध्यान से देखिए डायग्राम में, तो यहां पर ब्लॉक है, और यहां पर इस डायरेक्शन में F1 लगा 4 न्यूटन। इस बार क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स था F2 उसने अपना मैग्नीट्यूड बढ़ा लिया, अब वो हो गया 4 न्यूटन का। ठीक, तो यहां पर F1 प्लस F2, तो F1 कितना है 4 न्यूटन, प्लस F2 कितना है 4 न्यूटन, तो आना चाहिए 8 न्यूटन, लेकिन इसके अनुसार कितना आएगा, तो 0 न्यूटन आ गया। इसका मतलब है कि 4 प्लस 3 7 न्यूटन भी हो सकता है, 4 प्लस 3 1 न्यूटन भी हो सकता है, 4 प्लस 4 0 न्यूटन भी हो सकता है। और एक अलग चौथा डी पॉइंट हम देखेंगे, और उसमें हमें क्या करना है कि ब्लॉक पर एक फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जो हम लोग बात कर रहे हैं F1 का, F1 बराबर 4 न्यूटन, और इधर एक फोर्स लग रहा है F2 बराबर 4 न्यूटन। अब इस केस में जो रिजल्ट आएगा दोनों का समेशन, क्योंकि यहां भी दोनों का समेशन हो रहा है, यहां भी दोनों का समेशन हो रहा है, यहां भी दोनों का समेशन हो रहा है, तो फोर्थ केस में क्या होगा कि इनका जो रिजल्ट है वो इस तरह से ऐसे इस डायरेक्शन में F नेट लग जाएगा। अब वो कितना होगा हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन से, आपके अपने दिमाग से, जो आपका अपना इंटेलेक्ट लेवल है उससे आपको लग रहा है क्या कि F1 इधर लग रहा है और F2 इधर लग रहा है, तो ये कहीं बीच से निकलेगा, ऐसा लग रहा है, नहीं महसूस हो रहा है, क्यों बताइए। जैसे मान लीजिए कि आपका एक फ्रेंड इधर 4 न्यूटन से खींच रहा है, इधर 4 न्यूटन, तो आप बैलेंस हो गए। अब यदि यही फ्रेंड, एक फ्रेंड इधर आपको 4 न्यूटन से खींच रहा है और दूसरा फ्रेंड ऊपर खींचने लगे वो 4 न्यूटन से, मान लीजिए एक रस्सी, कोई रस्सी आपके बॉडी में बंधा हुआ है, वो ऊपर तरफ खींच रहा है और एक फ्रेंड इधर खींच रहा है, तो दोनों का एक नेट इफेक्ट बीच से पास करेगा, नहीं पास करेगा। आप ऐसे मूव करता हुआ नहीं जाएंगे, ऊपर आप डायरेक्ट जा नहीं सकते क्योंकि इधर भी फोर्स लग रहा है, और इधर आप डायरेक्ट जा नहीं सकते क्योंकि ऊपर भी लग रहा है, तो दोनों का इफेक्ट होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये सिर्फ फोर्स है, ये 0 है, तो आप कहां जाएंगे, ऊपर, क्लियर है ये। अच्छा, अब यदि मान लीजिए सिर्फ ये फोर्स है, ऊपर नहीं लग रहा है, तो आप किधर जाएंगे, तो इसका मतलब है कि यदि ऊपर वाला फोर्स नहीं लगता, ये नहीं लगता, तो हम इधर जाते, तो इधर तो जाएंगे ही, और यदि ऊपर वाला फोर्स लग रहा है और इधर नहीं लगता तो हम ऊपर जाते, तो दोनों का इफेक्ट कोई एक बीच से निकलेगा, तो वो बीच से जो रास्ता निकला, बीच से जो इफेक्ट आया, वही इन दोनों के फोर्सेस का समेशन है। जैसे यहां पर 4 प्लस 3 का समेशन इधर लगा, यहां पर 4 और 3 का समेशन जो बचा, नेट इफेक्ट इधर आ गया। जब दोनों बराबर हो गया तो 0 हो गया। अब दोनों एक एंगल पर हैं, तो उनके बीच का कोई निकलेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। वो कैसे निकलेगा, कितने एंगल का होगा, कितना मैग्नीट्यूड का होगा, वो ही हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझ पाए, क्लियर है। तो इसका नेट इफेक्ट बीच से कहीं से निकलेगा। तो ये चारों पॉइंट्स हमारे ये रिप्रेजेंट करते हैं कि डायरेक्शन बदल देने से
ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन बदल देने से, क्योंकि उसका डायरेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो उसके डायरेक्शन बदल देने से इफेक्ट बदल जा रहा है, तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएगा? वेक्टर। तो इसको ड्रॉ कीजिए। अब इसके बाद रुक जाइए, इसके बाद इसमें हम लोग जस्ट जान लेंगे कि वेक्टर किसको कहते हैं। तो वेक्टर के लिए अभी लिखिएगा मत, देखिए ध्यान से, दोज फिजिकल क्वांटिटी which does not described completely by its magnitude, it requires डायरेक्शन ऑल्सो। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएगा? वेक्टर कहलाएगा। मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें इसकी मैग्नीट्यूड सफिशिएंट नहीं है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। और लास्ट में यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं, ये जो पॉइंट लिखा रहे हैं इसी पर नीट 2015 में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ वेक्टर, ध्यान से समझिएगा, अ वेक्टर इज डिफाइंड, या क्या लिख देते, मतलब अ फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे लिख देते हैं, a physical quantity is called vector when first it has magnitude, दूसरा it has a fixed direction, और तीसरा it follow the vector laws और वेक्टर अलजेब्रा। बात समझ पाए? अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर कब कहेंगे? जब उसके पास मैग्नीट्यूड होगा, साथ ही साथ उसके पास एक फिक्स डायरेक्शन होगा, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या करेगा? वो वेक्टर लॉ को या वेक्टर अलजेब्रा को, जो वेक्टर्स के नियम हैं, वेक्टर्स के लॉज बनाए गए हैं, वही लॉ को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो वो वेक्टर्स के लॉ को वो फॉलो करेगा। यदि कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर्स के लॉ को फॉलो नहीं करता है, इन स्पाइट ऑफ इट इसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, ये दोनों चीजें हैं, पहला दूसरा है, लेकिन तीसरा फॉलो नहीं होता है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर नहीं कहलाएगा। इसीलिए उसमें एक केस आता है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट जो कल डिस्कस कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड है जिसको हम लोग एम्पियर में काउंट करते हैं, और उसके पास वायर का डायरेक्शन भी है, जिस डायरेक्शन में वायर होगा यानी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट मोशन होगा। इलेक्ट्रॉन यदि मूव करेगा नेगेटिव एक्स में तो करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव एक्स में, तो एक डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करता, इसीलिए उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी मानते हैं, उसको हम लोग वेक्टर नहीं मानते। तो जो फिजिकल क्वांटिटी ये तीनों को फॉलो करेगा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर्स के जो लॉ, तो वेक्टर्स के लॉ ही हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तब आपको डिफाइंड हो जाएगा कि वेक्टर्स लॉ क्या है, क्या क्या उसमें अलग अलग रूल्स बने हुए हैं, उसको जो फिजिकल क्वांटिटी फॉलो करेगा वो वेक्टर कहलाएगा। समझ गए? इसको राइट डाउन कर लीजिए, कंप्लीट कीजिए। कोई डाउट है तो पूछिए। चलिए आइए, अगला हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। हेडिंग दीजिए,
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अब, ठीक है। अभी तक हम लोग ये समझे हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, प्रॉपर डायरेक्शन भी है, एक फिक्स डायरेक्शन, मतलब ऐसा नहीं कि एक से ज्यादा डायरेक्शन, नहीं, एक फिक्स डायरेक्शन, और साथ ही साथ वो वेक्टर्स लॉ को फॉलो भी कर रहा है। तो अब वो कैसा दिखेगा, कैसे हम उसको पहचानेंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बुक्स में कैसे दिया हुआ रहता है उसके अनुसार हम उसको डील करेंगे। अब पूरा का पूरा 11th और 12th आपको ऐसे वेक्टर्स मिल जाएंगे। जैसे आप मानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मानते हैं, तो आप जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स के बाद जब डायनेमिक्स में आएंगे तो आप पढ़ेंगे फोर्सेस के बारे में। उसमें सिंपल आएगा पहला फोर्स कि एक फोर्स होगा टेंशन फोर्स, एक फोर्स हो जाएगा नॉर्मल फोर्स, एक फोर्स हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, एक फोर्स हो जाएगा उसमें फ्रिक्शनल फोर्स। इस टाइप से अलग अलग फोर्सेस होंगे जो आप डायनेमिक्स में पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में। जैसे ही आप 12th में जाएंगे तो 12th में वही फोर्स का नाम बदल जाएगा, वहां आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर लगाता है। दो चार्जेस यदि अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्ट करेगा ना, तो अट्रैक्ट करने वाला फोर्स होगा, तो वहां पर जो फोर्स है वो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके बाद आगे जाएंगे तो आएगा मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेट जिस फोर्स से किसी भी मेटल को, खास करके आयरन को, अपने ओर अट्रैक्ट करता है, वो फोर्स कौन सा फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो फोर्स का नेचर थोड़ा सा वहां पर चेंज होगा, रहेगा वही। तो यदि हमको वेक्टर, यदि हम जान गए कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, तो वो कोई भी फोर्स हो, वो फ्रिक्शनल फोर्स हो, वो नॉर्मल फोर्स हो, या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, या फिर मैग्नेटिक फोर्स हो, उसका वेक्टर एप्लीकेशन तो वही होगा। तो सोचिए, एक वेक्टर, आपने फोर्स वेक्टर को समझ लिया तो आपने उससे जुड़े हुए जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उसको कैसे जोड़ना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे उसको सब्ट्रैक्ट करना है, वो आप जान जाएंगे। तो ये 11th के टॉपिक्स में भी हेल्प करेगा, 12th के भी टॉपिक्स में हेल्प करेगा, ठीक है। आगे आइए। तो जैसे इसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहला जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अभी लिखना नहीं है, सिर्फ देखिए। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं, जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिखेगा आपको, एनसीईआरटी में आपको दिखेगा, उसमें मान लीजिए कोई एक वेक्टर है ए, ठीक है, तो उसको डार्क कर दिया गया है, हाईलाइट इस तरह से डार्क कर दिया गया, ठीक है। इस तरह से आपको नॉर्मल लेटर में नजर आएगा, लेकिन जो वेक्टर होगा वो डार्क कलर से नजर आएगा आपको। जैसे कोई वेक्टर का नाम हमने ए दिया तो वो डार्क कलर से होगा। मान लीजिए कोई वेक्टर हमने बी दिया है नाम उसका, तो वो भी डार्क कलर से होगा, डार्क किया होगा। एनसीईआरटी में इस तरह से दिया रहता है। नॉर्मल बुक्स में हम कैसे दिखा सकते हैं, मान लीजिए कि हमने वेक्टर ए लिया, इसको डार्क नहीं करेंगे, उसके ऊपर एक एरो दे देंगे, तो ये डार्क किया हुआ है, लेकिन ये डार्क नहीं है, नॉर्मल जो लेटर्स लिखे हैं उस वही है, उसके ऊपर हमने क्या किया, एरो दे दिया। जनरली हम लोग जो अल्फाबेट्स हैं, जो A to Z होता है, हम सब लोगों ने पढ़ा है, 26 होते हैं, याद है ना। तो वो जो अल्फाबेट्स हैं उसी में इन जनरल हम वहां से अल्फाबेट्स निकाल करके उसके ऊपर एरो दे देते हैं, उसी को हम लोग वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन मानते हैं। जैसे ये हो गया। अब आप, यदि आपको ये कैपिटल लेटर नहीं लेना है तो स्मॉल लेटर में भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये और ये दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है, मतलब ये भी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। और मान लीजिए आर हमने लिखा है, स्मॉल आर, उसके ऊपर एरो दे दिया, और कैपिटल आर लिखा, इसके ऊपर भी एरो दे दिया। ये सारे वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, कहीं सब में अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर। इन जनरल जब हम कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर्स को दिखाते हैं, जैसे फोर्स इंपॉर्टेंट वेक्टर है, जैसे उसके और पैरेलल में आ गया टॉर्क, इंपॉर्टेंट वेक्टर है, तो वहां पर हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं इन जनरल। लेकिन ऐसा हार्ड एंड कोई रूल नहीं है, आप स्मॉल लेटर से भी फोर्स को दिखा सकते हैं, ठीक है। फोर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नोटेशन क्या रहता है, एफ रहता है ना। एक्सेलरेशन को ए,
स्मॉल ए से एक्सेलरेशन को दिखाते हैं, तो स्मॉल ए के ऊपर में यदि एरो आ गया तो हम एक्सेलरेशन को दिखा रहे हैं। वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं इन जनरल, ठीक है। लेकिन आप जिद पे अड़ जाइए कि नहीं हम वी नहीं मानते हैं, तो हम कुछ और से दिखाना चाहते हैं, आप दिखा सकते हैं, कोई इसका इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन एक होता है ना कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, वर्ल्ड वाइड यही एक्सेप्टेबल है कि उस लेटर से हमको दिखाना है, ठीक है। तो ये आ गया, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आ जाइए बी, बी में ग्राफिकल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ध्यान से देखिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। एक लाइन हमने स्ट्रेट लाइन लिया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ये नहीं है, अच्छा अब कुछ है, अब और नहीं है, ये भगवान स्ट्रेट ही बनाना पड़ेगा क्या? आप ही ने तो बोला स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हो गया उसका एरो, ठीक है, और ये हो गया उसका, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है, आप ये जो एरो का हेड हो गया, इसको हम लोग हेड बोलते हैं, हेड, ये रिप्रेजेंट करेगा उसका टेल, ठीक है। और जो ये लेंथ हो गया ना, ये लेंथ रिप्रेजेंट करेगा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर को हम लोग इस तरह ग्राफिकली दिखाते हैं, ठीक है। अब इसमें खासियत क्या है समझिए, ये उसका हेड हो गया, ये उसका टेल हो गया। तो डायरेक्शन जो होगा, वेक्टर के पास दोनों चीजें होंगी एकदम माइंड में हमेशा। अब हम लोग जब भी आगे बढ़ेंगे तो ये माइंड में आपको हमेशा रखना है कि वेक्टर ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो दोनों को हमको रिकॉग्नाइज करके चलना है। आपको यदि उसका डायरेक्शन पता नहीं चल रहा है तो आप वेक्टर को नहीं समझ पाएंगे। सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चल रहा है, डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है, तो आप वेक्टर को समझ नहीं पाएंगे। उसके लिए डायरेक्शन समझना जरूरी है, तब आप वेक्टर को समझ पाएंगे। जैसे ऐसे एरो दिखा दिया मैंने और इसका नाम दिया वेक्टर ए, ठीक है। ये जो है, ये हम इसका नाम दे दिए वेक्टर ए, ठीक है। ये इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो वेक्टर कोई क्वांटिटी है, यदि वो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है या फोर्स है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो हम अभी यहां पर देखिए क्या लिख रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं, ये एक वेक्टर हम लिए हैं जिसको कि हम बोल रहे हैं वेक्टर, इसको पी बोल रहे हैं। मान लीजिए वेक्टर पी है ये, ठीक है। और यही इसी के पैरेलल में एक और वेक्टर हमने लिया है वेक्टर क्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं, कैन वी से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर पी है ना, ये वेक्टर पी इज लेस देन वेक्टर क्यू, ऐसा लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं, क्योंकि लेंथ जिसका जितना ज्यादा होगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी उतना ही ज्यादा होगा। मतलब ज्यादा मैग्नीट्यूड का वेक्टर को दिखाने के लिए लेंथ ज्यादा रखना पड़ेगा, कम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर को दिखाने के लिए कम रखना पड़ेगा। तो दोनों का, अब यहां पर ये क्या है, जैसे P क्या है, वेक्टर है ये, ठीक है। तो वेक्टर के पास दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब यदि हम इसको ऐसे कर दें, P के आगे मॉड लगा दें, मॉड आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, मॉडुलस पढ़ा है 10th क्लास में? नहीं पढ़े हैं, अच्छा कोई बात नहीं। मॉड एक ऐसा सिंबल है कि जो किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, यानी वो कोई नेगेटिव वैल्यू भी होगा तो उसको पॉजिटिव कर देगा, और यदि वो जीरो है तो जीरो है। तो मॉड में रखा गया जो भी वैल्यू है उसका रिजल्ट जब भी आएगा तो या तो वो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा होगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। पढ़ा है 11th में आया तब पढ़े? आज चलिए कोई बात नहीं, अब समझ में आया। मतलब मॉडुलस
कोई एक ऐसा मतलब हमारे पास मेथड है, मशीन कह लीजिए है, जिसमें हम लोग कोई भी नंबर डालेंगे, वो यदि वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निकलेगा, यदि वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन के निकलेगा, और यदि वो जीरो है तो जीरो निकलेगा। मतलब रिजल्ट्स जो भी निकलेंगे या तो वो पॉजिटिव होंगे या वो जीरो होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से मॉड कर दिया हमने, या सिंपली पी लिख दिया। पी को ऐसे लिखें या पी को ऐसे लिखें, मतलब यहां पर एरो रहने दिया है लेकिन मॉड लगा दिए, यहां पर एरो ही हटा दिए। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर के क्या किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, मॉड ऑफ पी वेक्टर इज लेस देन मॉड ऑफ क्यू वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। मतलब मॉड मतलब उसका मैग्नीट्यूड, किसका? वेक्टर पी का, किससे कम है? वेक्टर क्यू के मैग्नीट्यूड से कम है। ठीक है, क्योंकि लेंथ पी का कम है। उसी तरह अगला एग्जांपल, जैसे ये पहला एग्जांपल हमने लिया, मॉड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे आप मैग्नीट्यूड, जैसे मान लीजिए आप 2 केजी चीनी लेने जाते हैं, तो क्या -2 केजी चीनी ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो होता है, जो मास है या फिर कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका कि मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात हो रही है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता। उसका डायरेक्शन हो सकता है नेगेटिव, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मॉड लगा रहे हैं। मॉड मतलब उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अब कंपेयर हो रहा है कि किनका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो लेंथ आपको देख के लग रहा है कि इसका लेंथ ज्यादा है क्यू का, पी का लेंथ कम है, इसीलिए मॉड ऑफ पी इज लेस देन मॉड ऑफ क्यू। समझ गए? अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे कोई भी एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम हमने ए दिया है, और एक वेक्टर ये है, इस वेक्टर का नाम हम बी रख रहे हैं। तो आप कह सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर इज लेस देन मॉड ऑफ बी वेक्टर, कह सकते हैं क्या? अच्छा, इस केस में दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, लेकिन यहां पर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम नहीं है, क्योंकि जो एरो होगा वो उस वेक्टर का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहां ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। कौन सा वेक्टर हम ले रहे हैं? ए, मतलब वेक्टर ए का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर ये किसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? ए वेक्टर का। ये तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए है, और ये किसका डायरेक्शन? ये है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर बी का डायरेक्शन है। तो मॉड लगा करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो भी टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? या तो ऐसे दिखाइए या तो ऐसे दिखाइए। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P इज लेस देन Q, लिख सकते हैं ना, क्योंकि उस पर एरो नहीं दे रहे हैं, मॉड हटा दिए, तो वो भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। और यदि एरो रखना चाहते हैं तो मॉड लगा दीजिए, वो भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और उस वेक्टर का लेंथ उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिखाएगा, जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसको राइट डाउन कीजिए कंप्लीट। हम लोग 2 डायमेंशनल स्पेस में वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिएगा, इस एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस लेते हैं, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, ठीक है, और ये हमारा एक्स डैश, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। अब हम लोग इसको यदि डायरेक्शन के वाइज देखें, डायरेक्शन वाइज दें, तो ये ईस्ट कहते हैं, इसको हम लोग ईस्ट हो गया, और इस वाले को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ, याद है? ठीक, इस वाले को वेस्ट कहेंगे, और लास्ट नीचे वाले को साउथ। ठीक है,
तो इस नॉर्थ में y हो गया और यहाँ y डैश हुआ जो कि नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो दोनों हम ले लिए। अब यदि इससे एग्जैक्टली हम बीच में जाएं, मतलब कुछ इस तरह से, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये होगा नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ, दोनों हो सकता है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ रिप्रेजेंट करेगा, होगा। ये एंगल कितना होगा? क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ के बीच में एंगल 90 होता है, तो ये 45 होगा क्या? हाँ, ये एंगल भी 45। उसी तरह यहां पर भी एक आ सकता है, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा? नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ होगा। और यहां भी एक डायरेक्शन हो सकता है, साउथ ईस्ट और ईस्ट साउथ होगा, ठीक। अब आपसे स्केलिंग के लिए कहता है, क्वेश्चन में कह रहा है, एक छोटा सा क्वेश्चन है यहां, वो क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 200 या फिर 200 मीटर एक्टिंग अलोंग वेस्ट। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, तो क्या कौन सा वेक्टर है वो? वेक्टर समझ में आ गया कि कौन सा वेक्टर है वो? मीटर किसका रिप्रेजेंटेशन होता है? डिस्टेंस का। लेकिन यहां पर वेक्टर की बात हो रही है, तो डिस्टेंस तो नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट होगा। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा क्वांटिटी है जो वेक्टर है और जिसका यूनिट क्या होता है? मीटर, तो इसीलिए हम यहां डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड, देख रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट के टर्म में डिफाइन किया गया है। ये उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसका डायरेक्शन। तो वेक्टर डिफाइन हो रहा है, ठीक। तो अब हमको क्या करना है सॉल्यूशन के लिए? देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन के लिए आपको ऐसा, आपको भी देंगे बनाने के लिए, आप यहां ध्यान से समझिएगा। हम लोग लेते हैं स्केल। क्यों? क्योंकि 200 मीटर तो हम बोर्ड पे दिखा नहीं सकते। 200 मीटर यहां से कहां चला जाएगा? पुल के पास, पुल से आगे चला जाएगा। तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उतना बड़ा नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या? तो हम क्या करेंगे? स्केल यूज करेंगे। तो स्केल क्या कहता है? लेट 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 50 मीटर। यानी एक सेंटीमीटर यदि स्केल से हम ड्रॉ करेंगे तो वो कितना को रिप्रेजेंट करेगा? 50 सेंटीमीटर को, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं ना कि 50 मीटर रिप्रेजेंट हो रहा है 1 सेंटीमीटर से, तो 1 मीटर रिप्रेजेंट होगा 1/50 सेंटीमीटर से। हमको कितना रिप्रेजेंट कराना है? 200 मीटर। तो आ जाएगा 1/50 इंटू कितना? 200। तो ये कैंसिल होकर 4 आया, बराबर 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि हम स्केल से 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे तो वो कितना मीटर को रिप्रेजेंट करेगा? 200 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा वो। तो अब यदि हम यहां पर इसमें, और डायरेक्शन कौन सा लेना है हमको? वेस्ट डायरेक्शन लेना है। तो यदि हम यहां पर एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखिए यहां ध्यान से, ये स्केल में यहां से काउंट करते हैं, ये इसको टेल पॉइंट मानते हैं, यहां से काउंट करते हैं। ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो हम इसको ऐसे यहां ड्रॉ करके यहां एक एरो दिखा दे और इस वेक्टर का नाम P दे दे हम, तो हम कह सकते हैं ना कि वेक्टर P का मैग्नीट्यूड बराबर 4 सेंटीमीटर और 200 मीटर। या 4 सेंटीमीटर हटा दीजिए, डायरेक्ट आप उसका मैग्नीट्यूड कितना लिखेंगे? 200 मीटर। और वो कितने सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट हो रहा है? 4 सेंटीमीटर से। और डायरेक्शन भी किसर है? वेस्ट की तरफ है ना। तो वो वेक्टर डिफाइंड हो गया। तो वेक्टर को कैसे लिखेंगे? अब वेक्टर P बराबर 200 मीटर वेस्ट। तो
तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसके मैग्नीट्यूड को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसके डायरेक्शन। तो हम एक वेक्टर को डिफाइन कर दिया, समझ पाए, एक वेक्टर को डिफाइन कर दिया हम, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो यहां पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर P इज इक्वल टू मॉड ऑफ P वेक्टर और वेस्ट। ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं, बताइए। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसका डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलकर वेक्टर बन गया, रिप्रेजेंट हो गया, समझ पाए। तो इस तरह से स्केल लेकर के हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको बनाना है उसमें कह रहा है कि ड्रॉ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड of 550 Newton acting along नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कर सकते हैं क्या, पहले क्या कीजिए, इसको रिप्रेजेंट कीजिए, इसको कंप्लीट कर दिए यहां, फिर इस क्वेश्चन को ड्रॉ करके सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, और कितना हमको लेना है, मान लीजिए लेट, जिनसे नहीं बना है सब लोग यहां पर देखिए, सब लोग यहां देखिए, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, इसमें कुछ और हम ऐड करके बता रहे हैं, आपको होमवर्क के लिए भी रहेगा वो। देखिए लेट 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 50 न्यूटन फोर्स, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 50 न्यूटन जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है 1 सेंटीमीटर से, तो 1 न्यूटन रिप्रेजेंट होगा 1/50 सेंटीमीटर से। कितना करना है, 550 न्यूटन करना है, तो 1/50 इंटू 550, तो ये कैंसिल आउट हो गया 11 टाइम्स में, तो रिजल्ट क्या आया 11 सेंटीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा 550 न्यूटन फोर्स को, ठीक है। तो अब हमको स्केल यूज करना है, तो हम स्केल तो समझ गए, अब हमको कौन से डायरेक्शन में लेना है, नॉर्थ ईस्ट, यानी इस डायरेक्शन में लेना है। तो हम उस वेक्टर का टेल पॉइंट यहां रखेंगे, ठीक है। अब यहां से एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ किया, ध्यान से देखिए, यहां से इसको कट किया, ये पहला सेंटीमीटर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, आगे बढ़ते जाएंगे, तो यहां 7, 8, 9, 10 और ये 11, तो यहां ये एरो आएगा और ये टेल पॉइंट हो गया उसका, और ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ, मान लेते हैं उस फोर्स वेक्टर को हम F मानते हैं, तो F वेक्टर का मॉड कितना रिप्रेजेंट करेगा 550 न्यूटन होगा ना, और ये फोर्स हो गया, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये 1 सेंटीमीटर है, तो टोटल लेंथ कितना है 11 सेंटीमीटर है। तो हमने स्केल से 11 सेंटीमीटर ड्रॉ किया और उसको एक वेक्टर की तरह दिखाया, और ये एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ यानी कि ईस्ट के साथ कितना एंगल बना रहा है 45। अब यहां ध्यान दीजिए सब लोग, तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया। आप इसके लेंथ को छोटा भी कर सकते हैं, आप कैसे छोटा कर सकते हैं, मान लीजिए आप इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 125 न्यूटन को, कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, जो अच्छे से डिविजिबल है। तो जैसे हम इसको लिख सकते हैं 1 to 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 1 सेंटीमीटर, तो 550 को करना है, तो 1/1 to 5 इंटू 550, क्या कुछ कैलकुलेट हो पाएगा, बताइए कितने टाइम्स करेंगे तो 550 आएगा, हाँ 5 टाइम्स करेंगे तो 500 होगा ना, तो वो तो चला जाएगा 600, कितना 550 है ना। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं क्या,
कि 110 कर देते हैं, तो 110 रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग 550 की बात करें तो ये कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब है कि हम स्केल ऐसा भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि हम यही स्केल ले। आपने जब स्केल यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर देना है। तो यहां 110 न्यूटन जो फोर्स है वो रिप्रेजेंट कितने सेंटीमीटर से हो रहा है, 1 से हो रहा है। इसका मतलब 550 कितने से होगा, 1/110 इंटू 5 यानी कि 5 सेंटीमीटर से होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा स्केल जाएगा वो लेंथ ऐसे जाएगा, और 1 2 3 4 5। अब यहां पर हमारा वेक्टर ये हो गया। तो यहां जो फोर्स वेक्टर है ये तो रिप्रेजेंट करेगा 550 न्यूटन को ही, लेकिन लेंथ छोटा हो जाएगा। और ये कितना होगा, और यहां स्केल में हम क्या लिखेंगे, यहां स्केल ऐसा लिखेंगे, स्केल 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कितना कर रहा है, 110 न्यूटन को। यदि आप ऐसा लिखा हुआ देखिएगा, यहां लिख दीजिएगा, तो आपको यहां पर सही करेक्शन मिल जाएगा, आंसर गलत नहीं होगा। समझ पाए दोनों में डिफरेंस। अब एक क्वेश्चन जनरली पूछता है, अगला क्वेश्चन जैसे जनरली पूछता है, ड्रॉ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 600 मीटर पर सेकेंड एक्टिंग 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रॉ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 600 मीटर पर सेकेंड। तो वो कौन सा वेक्टर है, वेलोसिटी, स्पीड हो नहीं सकता क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। तो मीटर पर सेकेंड किस वेक्टर का यूनिट होता है, वेलोसिटी। तो यहां पर वो वेक्टर वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी वेक्टर हमको रिप्रेजेंट करना है और उसका अपना स्केल यूज करेंगे। और कितना एंगल बना रहा है वो, 37 डिग्री, किससे, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले स्केल यूज करते हैं। तो स्केल में हम लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 100 मीटर पर सेकेंड को। ठीक है, तो 100 मीटर पर सेकेंड रिप्रेजेंट हो रहा है 1 सेंटीमीटर से। तो हमको कितना लेना है, 600 मीटर पर सेकेंड लेना है। तो वो होगा 1/100 इंटू 600। तो ये आ गया कितना, 6 सेंटीमीटर। अब स्केल हम लोग देखिए यहां पर यूज कर रहे हैं, छोटा सा स्केल ड्रॉ कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए, अब लास्ट पॉइंट है। अब यहां पर स्केलिंग हम यूज करेंगे। हमको पता है ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, वेस्ट है और साउथ है। ठीक है, अब हमको 37 डिग्री किधर लेना है, नॉर्थ ऑफ, क्या ले रहा है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो वेस्ट से चलेंगे और नॉर्थ के लिए जाएंगे, यानी कि ऐसे वेस्ट से चले नॉर्थ ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो ये एंगल कितना होगा, हम स्केल से मेजर करेंगे 37 डिग्री, इस तरह से मेजर कर लिए। अब यहां पर हम यहां 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, हमको कितना टोटल कितना लेना है। तो ये 5 1 2 3 4 5 और यहां आने पर ये 6 हो गया। तो यहां एरो ले लिए, इस वेक्टर का नाम हम मान लीजिए हम वी वेक्टर रखते हैं। तो वी वेक्टर कितना होगा, 600 मीटर पर सेकेंड, कितने एंगल पर है, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ये 37 डिग्री जो है वो नॉर्थ ऑफ वेस्ट है। और यदि वेस्ट ऑफ नॉर्थ कहता तो नॉर्थ से 37 डिग्री हम यहां आते। ये जैसे मान लीजिए ये कितना होगा, 53 डिग्री होगा। तो ये 53 डिग्री क्या होगा, वेस्ट ऑफ नॉर्थ होगा। ठीक है, और ये हमारा 6 सेंटीमीटर का लेंथ का वेक्टर है, जिसका कि रिप्रेजेंटेशन कितने का है, 600 मीटर पर सेकेंड का। समझ पाए इस बात को, क्लियर है। तो इसको राइट डाउन कीजिए, 1-2 क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के लिए।
और पढ़ना है?